नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 9वां पढ़ेंगे, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें एक शब्द आया है फोर्स, जिसको कहा जाता है हिंदी में बल। ये बल क्या होता है? देखो, बल का मतलब ये होता है कि जैसे अपने एक उदाहरण से समझें कि जैसे मान लीजिए ये दीवार है, ये दीवार मान लीजिए दीवार है। इस दीवार के हम धक्का लगाते हैं, यानी इसको धकेलने का, पुश करने का प्रयास करते हैं। धकेलने का जब प्रयास किया जाता है तो क्या हम अपना बल नहीं लगा रहे हैं? लगा रहे हैं, ठीक है। चाहे ये दीवार गति करे या नहीं करे, लेकिन हम अपना बल लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स को हम अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। अब जब बॉक्स को अपनी तरफ खींचेंगे और बॉक्स अपनी तरफ नहीं खींचे तो क्या हमने बल नहीं लगाया? नहीं, बिल्कुल लगाया है। उस पर हमने बिल्कुल बल लगाया है, ठीक है। चाहे वो गति करे या नहीं करे, हमने अपनी मांसपेशियों का उस पर क्या लगाया है? पेशीय बल लगाया है, ठीक है। तो और जैसे एक और उदाहरण अगर हम इसमें लें, जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, बॉल के हम यदि ठोकर मारकर हम उसको गति करवाते हैं, ठीक है। गति करेगा तब भी हमने बल लगाया है, और गति यदि नहीं करती है, बॉल यदि गति नहीं करती है, फिर भी हमने उस पर क्या लगाया है? कुछ ना कुछ बल लगाया है ना। ताकत तो लगाई है हमने उसके ऊपर, ठीक है। तो देखो, बल की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? बल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फोर्स, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से बनेगी, वह बाह्य कारक जिसके द्वारा किसी वस्तु को धकेलकर खींचकर व ठोकर मारकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है, बल कहलाता है। देखो, हमने क्या कहा? वह बाह्य कारक जिसके द्वारा किसी वस्तु को धकेलकर, ठीक है, किसी वस्तु, ये वस्तु है, धकेलकर व खींचकर, जैसे किताबों का बॉक्स खींचा था अपन ने, तो खींचकर वो ठोकर मारकर, ठोकर किसके मारी थी? फुटबॉल के, कोई पत्थर के भी मार सकते हैं, ठीक है। ठोकर मारकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है? बाह्य कारक के द्वारा, ठीक है। और वो बाह्य कारक ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। आगे बात समझ में। देखो, अब हम यहां पर इसमें एक शब्द आया है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, यदि कोई वस्तु किसमें? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो हम उस पर बाह्य बल लगाकर उसको गतिशील अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, जैसे मान लीजिए वो बक्सा था,
यदि उस बक्सा जो विराम अवस्था में रखा हुआ था, यदि हम उसको धकेलेंगे या अपनी ओर खींचेंगे तो हम उस पर क्या लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं। जब बाह्य बल लगा रहे हैं तो फिर वह कौन सी अवस्था में आ जाएगा, गतिशील अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि गति करने लग जाएगा, खिसक जाएगा। किसके द्वारा, बाह्य बल के द्वारा। यदि मान लीजिए कि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, कोई वस्तु के कौन सी अवस्था में, गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में, तो बाह्य बल लगाकर, बाह्य बल लगाकर, बाह्य बल लगाकर उसको विराम अवस्था में भी लाया जा सकता है। विराम अवस्था में भी क्या लाया जा सकता है। ठीक है, विराम अवस्था में, जैसे मान लो कि कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक है, तो हम उसको बल लगाकर, बाह्य बल लगाकर, ठीक है, चाहे वो हाथों से लगाओ, चाहे दीवार से लगाओ, या किससे भी लगाओ, ठीक है, यानी कि रोक लगाना, एक तरह से गति करती हुई वस्तु पर क्या लगाना, रोक लगाना। ठीक है, तो बाह्य बल लगाएंगे तो उस वस्तु को क्या कर सकते हैं अपन, विराम अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन कोई बाइक चलती रहती है ना, बाइक किससे चलती है, इंजन के बल से। ठीक है, बाह्य कारक क्या हो जाएगा उसमें, इंजन हो जाएगा। अब गाड़ी चल रही है और अपन ने क्या लगाया, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया, यानी कि अब यहां पर अपन जो बाह्य बल लगाएंगे वह क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले गतिशील अवस्था में थी, ठीक है, उसके बाद में हमने उसके इंजन के जो बाह्य बल है उसको हटा दिया और ब्रेक का बाह्य बल लगाकर उस वस्तु को क्या कर दिया, विराम अवस्था में कर दिया। ऐसे समझो इस बात को, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर पहाड़ से लुढ़कता हुआ आ रहा है। ठीक है, ऐसे समझो इस बात को कि कोई पत्थर पहाड़ से लुढ़कता हुआ आ रहा है, ठीक है, यानी कि वह गतिशील अवस्था में। ठीक है, तो अब लुढ़कते हुए पत्थर पर जब हम उसको हाथ लगाकर रोकने का प्रयास करते हैं, अब हाथ लगाएंगे तो कौन सा बल लगाएंगे अपन, पेशीय बल लगाएंगे। ठीक है, यानी कि बाह्य बल लगा रहे हैं। ठीक है, और उस वस्तु को क्या कर दिया हमने, विराम अवस्था में ला दिया, यानी कि वो उस पत्थर को कैसे कर दिया अपन ने, विराम अवस्था में ला दिया। तो किसी भी विराम अवस्था वाली वस्तु को बाह्य बल लगाकर गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है, और गतिशील अवस्था में गति करती हुई वस्तु को बाह्य बल लगाकर विराम अवस्था में लाया जा सकता है। क्लियर यहां तक। अब देखो, अब यहां पर हम देखते हैं बल, और बल किस प्रकार की राशि है। तो देखो, बल की राशि, बल की राशि होती है ना, भौतिक राशियां, बल की राशि। तो बल जो है वह एक प्रकार की सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। बल एक प्रकार की कौन सी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये परिमाण क्या होता है, देखो परिमाण यूं मान के चलो आप, किसी भी वस्तु की मात्रा, ठीक है, किसी भी वस्तु की मात्रा उसका क्या कहलाएगा, उसका परिमाण कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया, ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, बल का परिमाण हो गया। किसी वस्तु पर 2 न्यूटन का बल लगाया तो ये क्या हो गया, उसका परिमाण हो गया, किसका, बल का। ठीक है, इस प्रकार से जितने न्यूटन बल लगाते हैं, जितने न्यूटन, तो वह संख्या उसका क्या हो जाएगी, परिमाण हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। दिशा, हम किस दिशा में बल लगा रहे हैं, बल आगे की तरफ लगा रहे हैं या पीछे की ओर बल लगा रहे हैं। ठीक है, किसी वस्तु को धक्का देंगे तो हम बल किधर लगाएंगे, आगे की ओर। यदि किसी वस्तु को खींचेंगे तो बल किधर लगाएंगे, इधर पीछे की ओर। ठीक है, तो ये बल लग जाएगा, बल की दिशा आगे पीछे बाएं दाएं ये हो सकती है बल की दिशा। ठीक है, अब उसके बाद में अपन यहां बल के सूत्र की चर्चा कर लेते हैं। बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र, तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण, द्रव्यमान इनटू त्वरण। देखो, द्रव्यमान को किससे प्रतिष्ठित किया जाता है, तो द्रव्यमान को प्रतिष्ठित किया जाता है m से, और त्वरण को किससे प्रतिष्ठित किया जाता है, a से। ठीक है,
तो इनटू की जगह मैं क्या लगा दूं, एक डॉट लगा दूं और यहाँ पर क्या लिख दूं, ए। और बल को किससे प्रदर्शित कर रखा था अपन ने, फोर्स। बल को फोर्स कहते हैं, यानी कि इसको प्रदर्शित किया जाता है एफ के द्वारा, ठीक है। तो बल का सूत्र हो जाएगा एफ बराबर एम है, एम ए। एम क्या है, द्रव्यमान, ए क्या है, त्वरण, ठीक है। अब ये हो गया अपनी बल की चर्चा। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बल किस प्रकार की राशि है, तो सदिश राशि है। बल को व्यक्त करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, तो बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। बल का सूत्र क्या है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। यदि सिंबल यानी कि प्रतीक में पूछा जाए तो एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, ठीक है। ये इसका सूत्र हो जाएगा। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, जैसे ही यहां पर आप देखो बल के जैसे उदाहरणों की अगर मैं बात करूं कि बल के उदाहरण दीजिए, तो बहुत सारे उदाहरण हैं बल के। जैसे एक बक्से वाला बता दिया मैंने, बक्से को खींचना क्या है, बल का उदाहरण। दीवार को धक्का देना क्या है, बल के उदाहरण, ठीक है। और बक्से को खींचना, एक तो होता है धक्का देना और एक होता है खींचना, ठीक है। दोनों ही क्या है, बल के उदाहरण है। स्प्रिंग को खींचना क्या है, बल के उदाहरण है। तो ये बहुत सारे क्या हो जाते हैं, इसके बल के उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हम चर्चा करेंगे, इसमें चर्चा हम करेंगे संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में, ठीक है। संतुलित बल और असंतुलित बल। अब इसमें देखो अंतर आ जाता है कि संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर लिखिए, तो देखते हैं। अब भाई देखो इसमें क्या है कि मैंने थोड़ा इसको जल्दी मिटा दिया, इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। वीडियो जैसे आते हैं, वीडियो जैसे आएगा तो इसको पॉज करके यानी कि बीच में रोक कर आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब बढ़ेंगे अपन, इसको भी मिटा देते हैं एक बार। संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर। तो इधर तो लिखते हैं अपन संतुलित बल, संतुलित बल, और इधर लिखते हैं असंतुलित, असंतुलित बल। ठीक है। तो संतुलित बल तथा असंतुलित बल में अंतर स्पष्ट कीजिए या अंतर लिखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है इसमें। तो देखो संतुलित बल क्या होता है, किसे कहा जाता है संतुलित बल। जैसे मान लीजिए यदि किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य कर रहे हों, यदि किसी वस्तु पर, ये जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर अनेक बल कार्य कर रहे हों, इधर से भी बल कार्य कर रहा हो आगे की ओर, और इधर से भी बल कार्य कर रहा हो पीछे की ओर, इधर से ऊपर से भी बल कार्य कर रहा हो और नीचे से भी बल कार्य कर रहा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इधर से 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, इधर से 9 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और इधर से 9 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, ठीक है। तो किसी वस्तु पर यदि अनेक बल कार्य कर रहे हो और इनका परिणामी बल शून्य हो, क्या हो, परिणामी बल शून्य हो, तो इन बलों को संतुलित बल कहा जाता है। और जब यह बल लगते हैं, ठीक है, तो वस्तु गति नहीं करती है, एक जगह स्थिर रहेगी। कैसे रहेगी, देखो तो सबसे पहले अपन इसका वो लिख लेते हैं कि संतुलित बल क्या होता है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य कर रहे हों तथा
उनका परिणामी बल, टोटल बल है ना, परिणामी बल शून्य हो तो इन बलों को संतुलित बल कहा जाता है। ठीक है, देखो यहां पर हम इसको देखते हैं कि इस वस्तु पर 4 बल कार्य कर रहे हैं, 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन आगे से, इधर पीछे से, इधर ऊपर से और इधर नीचे से। ठीक है, तो इनका परिणामी बल यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा एफ, बल को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एफ से। सिग्मा एफ बराबर, ये 10 न्यूटन का बल लग रहा है यहाँ पे, ये 10। ठीक है, ये विपरीत दिशा में लग रहा है, इस कारण से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इधर का ऊपर का और नीचे का ये दोनों जोड़ देंगे अपन, तो 9 न्यूटन ये ऊपर का, उसके बाद में ये विपरीत दिशा में लग रहा है, इस कारण से -9, 10 में से 10 गए तो 0, प्लस 9 में से 9 गए तो 0। ठीक है, बराबर कितना आ गया, 0 न्यूटन, यानी कि परिणामी जो बल है वो क्या आ गया, 0 आ गया। इस कारण से इन बलों को क्या कहा जाता है, संतुलित बल कहा जाता है। ये सारे बल किस में आ जाएंगे, संतुलित बल की गिनती में आ जाएंगे। ठीक है, उदाहरण देखते हैं अपन, असंतुलित बल किसे कहा जाता है, तो यहां पर लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य कर रहे हों, जब किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य कर रहे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य नहीं हो तो इन बलों को असंतुलित बल कहा जाता है। असंतुलित बल कहा जाता है। ठीक है, इन बलों को असंतुलित बल कहा जाता है। उदाहरण से समझते हैं अपन, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर ये इस साइड पे 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इस साइड पे 9 न्यूटन का बल लग रहा है, इस साइड पे भी 9 न्यूटन का बल लग रहा है और इस साइड से भी 9 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, आगे पीछे और ऊपर नीचे दो चारों तरफ से, ठीक है, बल लगे हुए हैं। और यदि अब अनेक बल कार्य कर रहे हैं, इसमें कितने बल, 4 बल कार्य कर रहे हैं, और यदि इनका परिणामी बल कितना आ जाए, 0 नहीं आए, तो इन बलों को असंतुलित बल कहा जाएगा। जैसे देखते हैं अपन, इस सिग्मा एफ बराबर, पहले इधर का देखते, 10 न्यूटन 10 माइनस 9 प्लस ऊपर के 9 नीचे के 9, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि बल विपरीत दिशा में लग रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे। ठीक है, तो सिग्मा एफ बराबर 10 में से 9 गए तो 1, 9 में से 9 गए तो 0, यानी कि 1 न्यूटन का बल आया। तो परिणामी बल कितना आ गया, 1 न्यूटन। ठीक है, और वस्तु किस दिशा में गति करेगी, तो वस्तु किस दिशा में गति करेगी, आगे की ओर गति करेगी। ठीक है, बल किधर लगा रहे थे अपन, इस साइड से आगे की ओर लगा रहे थे। ठीक है, तो बल गति भी किस ओर करेगी, वस्तु आगे की ओर ही गति करेगी। भाई 10 न्यूटन का बल किधर लगा रहे अपन, एरो का निशान किधर है, इधर है। ठीक है, इधर, तो वस्तु गति भी किधर करेगी, इधर ही करेगी। ठीक है, तो परिणामी बल कितना आ गया, 1 न्यूटन आएगा। अब 0 नहीं आया, इसमें क्या है, 1 न्यूटन, यानी कुछ ना कुछ तो आया है। और जब कुछ ना कुछ आता है तो वस्तु गति करती है, चाहे वो धीरे करे या फिर तेज करे। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि जब परिणामी बल 0 हो जाता है तो वस्तु गति नहीं करेगी, क्योंकि चारों दिशाओं से समान मात्रा में बल लगा हुआ है, तो वस्तु जा की जाए ठहरी रहेगी। ठीक है,
यूँ समझ लो आप तो कि जैसे एक आदमी है, एक आदमी को जेवड़े से बांध दिया, जेवड़े रस्सी है ना, रस्सी रस्सी से बांध दिया, एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक आदमी आगे से खींच रहा है, एक आदमी पीछे से खींच रहा है, चारों अगर उसको खींचेंगे तो किधर भी नहीं जाएगा यदि समान मात्रा में वो बल लगाएंगे। ठीक है, दाएं बाएं वाले, आगे पीछे वाले, ठीक है, समान मात्रा में यदि बल लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति किधर भी गति नहीं करेगा, जहाँ का जहाँ ही ठहरा रहेगा। ठीक है, तो इसमें दूसरा लिख लेंगे अपन, इस बल के द्वारा, इस बल के द्वारा इस बल के द्वारा, या यूं कह देंगे अपन, यह बल वस्तु को गति नहीं करा सकता। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे, यह बल वस्तु को गति करा सकता है। नंबर 3, देखो, यह बल वस्तु को त्वरित कर सकता है। त्वरित करने का मतलब वेग में परिवर्तन कर सकता है। कौन सा वेग में परिवर्तन, कौन सा करेगा, असंतुलित बल, ये वाला नहीं, ये वाला वेग में परिवर्तन नहीं कर सकता है, यानी कि वस्तु को त्वरित नहीं कर सकता है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु, ये जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, अब समान मात्रा में बल लग रहा है, या यूं कहते अपन कि जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर कोई वस्तु गतिमान है। ठीक है, ये यहाँ पर कोई वस्तु चल रही है और ये चल रही है यहाँ से 10 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, वेग का मात्रक होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक है, और यहाँ आ गई है। ठीक है, तब भी इसका वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, यानी कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब वस्तु यहाँ थी तब भी इसका वेग यही है, और जब वस्तु यहाँ पर आ गई तब भी इसका वेग यही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे की ओर और इसके पीछे की ओर, ठीक है, इस वस्तु के आगे की ओर और इस वस्तु के पीछे की ओर समान मात्रा में बल लगा हुआ है, तभी तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ही मेंटेन करके चल रही है, यानी कि एक समान गति से चल रही है। ठीक है, चल रही नहीं चल रही, यहाँ पर एक समान गति से चल रही है। तो फिर इसको भी हम किस में रखेंगे, संतुलित बल में रखेंगे। यानी कि संतुलित बल जो होता है यह वेग में परिवर्तन नहीं करा सकता है। ठीक है, तो यह बल वेग में परिवर्तन नहीं करा सकता है। इधर देखो, अब देखो यहाँ पर भी एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु, वाहन ले लीजिए, वाहन, ठीक है, ट्रैक्टर, ट्रक, कुछ भी ले लो, और ये यहाँ से ये चल रही है भाई, ये देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसने, जैसे वैसे 0 मीटर प्रति सेकंड से स्टार्ट करती है, लेकिन अपन ले रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ले रहे हैं स्टार्टिंग, है ना। ठीक है, ये ले लो अपन 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यहाँ से गतिमान हो रही है किस तरफ, इस दिशा की तरफ। यहाँ पर आई तब इसका वेग मान लीजिए 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यहाँ पर आई तब मान लीजिए इसका वेग 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, तो वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो वस्तु पर बल लगा रहे हैं आगे की ओर, इसको, इस वस्तु के आगे की ओर जो बल लगा रहे हैं, ठीक है, और इसके पीछे की ओर ये जो बल लग रहा है यह असमान है। कहने का मतलब यहाँ पर तो जैसे मान लीजिए कि 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर तो जैसे बराबर बल लग रहा था, तो इस हिसाब से मेंटेन करके वस्तु चल रही थी। लेकिन यहाँ पर अपन ने क्या किया, बाह्य बल को बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया,
3 न्यूटन का बल लगा दिया, नहीं 2 न्यूटन नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि 12 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यहाँ पर कितना लगा दिया अपन ने, 13 न्यूटन का लगा दिया। यहाँ पर मान लीजिए कि 15 न्यूटन का बल लगा दिया, तो अपन ने बल की मात्रा, बाह्य बल की मात्रा को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब बाह्य बल की मात्रा को बढ़ा दिया तो फिर वस्तु क्या हो गई, वस्तु के वेग में परिवर्तन आ गया, यानी कि वस्तु क्या होगी, त्वरित होगी, उसकी स्पीड बढ़ गई। आगे बात समझ में, तो समय के साथ साथ क्या हुआ, उसकी वस्तु में क्या हुआ, यानी कि वेग में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे यह बल वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन करा सकता है। ठीक है, नोट आउट कर लेना इसको भी, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर पॉज करके कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके।